अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। कुछ अहले सितम कुछ अहले चश्म मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। पीटीआई की जो क़यादत है उनकी हालत भी कुछ आजकल इसी तरह की हुई हुई है। ऐलान और दावे तो उनकी तरफ से बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं। 2 नवंबर को वज़ीर आला ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की। बाहर निकलकर ऐलान किया कि 9 नवंबर को सवाबी में जलसा होगा और ये फाइनल कॉल होगी। खान को रिहा करवाए और हुकूमत से जान छुड़वाए बगैर घर वापस नहीं जाएंगे। 9 तारीख आगे का एक लायबल दिया जाएगा, अमल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। कौन सी तैयारी करनी है, दारियां देनी है जिम्मेदारान को, क्या क्या जरूरियात है, साथ लेके आनी है। वहाँ से हम ऐलान करेंगे एक डेट का, जो हमारी फाइनल कॉल होगी। सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, घरों में बता के आ जाना। उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, हमने पीछे नहीं हटना। इसके बाद अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। अब कारकुनान आ भी गए, जोश खरोश से फाइनल कॉल का इंतजार भी करते रहे, लेकिन फिर क्या हुआ ये भी खुद सुन लीजिए। ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा। और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। आज के ऐलान का हर्फ ब हर्फ या जुमला जुमला वही था जो अली अमीन साहब ने 2 नवंबर को कहा था, लेकिन बस जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना था कि इस बार फाइनल कॉल जो है वो इमरान खान देंगे। अब सवाल ये है यहाँ पर नाज़रीन कि बानी पीटीआई ने आज फाइनल कॉल देने से क्यों रोक दिया? क्या पसे पर्दा कहीं कोई बातचीत चल रही है? सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब कल मेरे प्रोग्राम में उन्होंने भी इशारा दिया था कि खान साहब से मुलाकात भी हो सकती है और JUI के ज़रिए कुछ दोस्त पैगाम भी पहुँचा सकते हैं। ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अंडर कंसिडरेशन है। मुलाकात होती भी है तो वो किसी की ख्वाहिश पे होती है, तो फिर जिसकी ख्वाहिश पे होती है उसको सुना जाता है, उसको सुना जाएगा। फिर अगर कोई ऐसा मैसेज हुआ तो फिर जिसके लिए मैसेज होगा वो उसको दिया भी जा सकता है। तो ये है ख्वाहिश किसकी तरफ से? ख्वाहिश ऐसे दोस्तों की ख्वाहिश है। पीटीआई के आज के जलसे में एक और हैरान कर देने वाला वाक़या भी पेश आया है। कुछ कारकुनान जो है वो अमेरिका का झंडा लेकर आ गए, जिसकी वजह से फिर कुछ बदमज़गी भी देखने में आई। इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर एक्शन भी लिया, झंडा लाने वाले को पकड़ा भी, फिर पुलिस के हवाले भी किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जब कारकुनान से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि पीटीआई अमेरिका से मुल्क से मदद की तलबगार नहीं है। पाकिस्तान की आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक खान साहब की रिहाई और आजादी यहाँ से मुमकिन होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल अमेरिका के किसी भी मुल्क से मदद की तलबगार नहीं है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब को मुल्क की अदालतों से ही रिहाई मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि जब पीटीआई क़यादत ये बात अच्छी तरह समझती है तो फिर क्यों ओवरसीज़ क़यादत अमरीकी सदर ट्रंप की टीम से मुलाकातें करती है, उनसे बानी पीटीआई की रिहाई में किरदार अदा करने का मुतालबा करती है। सलमान अकरम राजा साहब गैर मुल्की सफ़ीरों से क्या बातें कर रहे हैं, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म साथ मौजूद हैं। लेकिन सर आपकी इजाज़त से मैं ज़रा सज्जाद हैदर साहब को मैंने इस वक्त ज़हमत दिया है कि वो मुझे बताएं प्रोग्राम में कि ये कौन है जो कि तहरीक इंसाफ के जलसे में अमेरिका का झंडा लेकर आ गया और फिर उसके साथ जो कुछ हुआ, मारपीट भी हुई, बदमज़गी भी हुई। सज्जाद, क्या वाक़या हुआ ये? जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर सवाबी की उस जलसगाह में मौजूद है जहाँ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है जलसा मुनक्किद हुआ था। जलसा जो है इस टाइम ख़त्म हो गया, जिसमें मरकज़ी लीडरशिप के साथ जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप ने भी जो है शिरकत की है। जलसे का टाइम 2 बजे दिया गया था, लेकिन जलसा जो है ताख़ीर के साथ 6 बजे शुरू हुआ। लेकिन 5 बजे के करीब यहाँ पर एक वाक़या जो है पेश आया। वो वाक़या कुछ ऐसा था कि कुछ कारकुनान जो थे जलसागाह में जो है अमेरिका का झंडा जो है लेके दाखिल हुए और उन्होंने यहाँ पर अमेरिका का झंडा जो है लहराना शुरू कर दिया। 5 मिनट तक वो जो है झंडा लहराते रहे, जिसके बाद जो है इंतजामिया जो है हरकत में आई और उन्होंने उस शख्स की तरफ बढ़े और उस शख्स से जो है अमेरिका का झंडा छीन लिया और उसको यहाँ पर झंडा लहराने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके दौरान जो है उस शख्स और इंतजामिया के दरमियान काफ़ी धक्कम पेल भी देखने में आई। कारकुनान जो थे काफ़ी मुश्तिल भी नज़र आ रहे थे, वो झंडा लेकर लहराने की कोशिश करते रहे, लेकिन इंतजामिया ने जो है इस पर उसको इजाज़त नहीं दी, उससे झंडा छीन लिया। जबकि गुत्थम गुत्था होने के बाद जो है मामला उलझ गया, जिसके बाद जो है इंतजामिया ने पुलिस को फौरी तौर पर यहाँ पर
मौके पर जलसागाह में तलब कर लिया और जब पुलिस यहाँ पर आई तो वो जो कारकुनान थे जो यहाँ पर अमेरिका का झंडा लहराए थे उनको जलसागाह से निकाल लिया, उसको अपनी हिरासत में लेते हुए जो है थाने मुंतकिल कर दिया है। सजाद, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे पीटीआई के लोगों को ये समझना चाहिए कि जब आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग हो तो ये जो शैटर्ड किस्म के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात आते हैं तो उसके बाद इसी तरह के वाक़यात होते हैं। जिस कारकुन ने जो सुना वो फिर झंडा भी लेकर आ गया कि शायद कोई मदद आने वाली है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो ये कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपने कारकुनान को तैयार कर रही है और उनको लगता है कि उनके दम पर वो इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। तो ये अब्बासी साहब, ये कोई हिकमत अमली और ये वाकई कोई कारगर हिकमत अमली है या फिर आपको लगता है कि ये कुव्वत फैसला, ये जो क़यादत है उसमें नहीं है या फिर ये कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्या है ये? नहीं, ये नाकाम सियासत है। जब एक जमात अपनी सोच ये बना ले कि हमने अपने लीडर को रिहा करवाना है, उनको ना मुल्क की परवाह है, ना सूबे की परवाह है, ना अवाम की परवाह है। आज पीटीआई के पास एक हुकूमत है, वो उस हुकूमत की कारकर्दगी से दिखाएं पाकिस्तान के अवाम को, मॉडल बना सकते हैं, मॉडल बनाएं कि देखें हम ये काम कर सकते हैं। उससे उनकी जमात मजबूत होगी, उससे इमरान खान को भी मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर ये तो करेंगे कि वो यहाँ कोई हमला करके, जिस तरह पहले दारुल हमलावर होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि पॉलिटिकल लीडर रिहा हो जाए। पॉलिटिकल लीडर जेल में ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आज इमरान खान अगर जेल में है तो ये हुकूमत की नाकामी है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय जेल में रखने के। तो ये एक सियासी लीडर की कामयाबी होती है जब वो जेल में होता है। तो आप उसको छुड़ाना चाहते हैं, ये कौन सी सियासत है? आप अपोजिशन, बड़ी अपोजिशन है कौमी असम्बली में, वहाँ पे अपना काम करें, सूबा आपके पास है वहाँ पे काम करें। आप दिखाएं लोगों को कि भाई हम हुकूमत कर सकते हैं, हम आपके मसाइल में दिलचस्पी रखते हैं, आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो वो तो बात कोई है ही नहीं यहाँ पर। और सर वो सूबा जहाँ पे तीसरा टेन्योर हो आपका। जी बिल्कुल। और अब आप यकीन रखें कि ये हकीकत मुझे कम से कम बड़ी वाज़ेह है कि आज पीटीआई में वर्कर है और ऊपर इमरान खान है, बीच में कुछ भी नहीं है। वर्कर का, वोटर का कोई एतमाद नहीं है जो मिडिल टीयर लीडरशिप लेस जमात आपको नजर आती है? जी, मिडिल टीयर नहीं है। एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। सही। अच्छा सर, क्योंकि अभी जो वो झंडे वाली बात हो गई, क्योंकि इस तरह का हुआ ना कि जैसे ही इलेक्शंस हुए, इलेक्शन से पहले वहाँ पर मुलाकातें भी अमेरिका में हो रही हैं टीम्स के साथ और कुछ बयानिए भी इस तरह के बनाए जा रहे हैं। फिर जब इलेक्शंस हो गए तो फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बयानिए आ रहे हैं। पलीमा खान साहिबा, दीगर लोग कह रहे हैं कि हम कोई गुलाम है, बाकी लोग कह रहे हैं कि गैर मुल्की सिफारतकारों से बातचीत भी हो रही है, सलमान अकरम राजा वगैरह। तो सर, आपके ही पुराने साथी हैं मुशाहिद हुसैन साहब, वो कह रहे हैं कि अमरीकी सदर के किरदार के हवाले से उन्होंने बताया जब मियां साहब पिछली बार जब जेल में मौजूद थे तो किस तरह से इंटरवीन किया और कैसे उनको निकाला गया, उनका क्या किरदार रहा। यही शायद पीटीआई भी सोच रही है। तो आपको लगता है कि इस बार ये मुमकिन हो सकता है? देखिए, जो मुशाहिद साहब ने कहा उसके अंदर कुछ हकीकत है, कुछ नहीं है। वो बात तरह मुख्तलिफ थी। ठीक। और उसमें एक ज़ाती रिश्ता था जिसकी वजह से वो इनिशिएटिव हुआ। और उस वक्त पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट थी और जब उस वक्त सदर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। आपको याद होगा कि बिल क्लिंटन ने आकर पाकिस्तान के अवाम से टीवी पर खिताब किया था। तो कोई तस्वीर नहीं थी कि वो जनरल मुशर्रफ से उन्होंने हाथ मिलाया हो, किसी और आदमी से मिले हों। तो वो एक मुख्तलिफ हालात थे। अब एक नए सदर वहाँ पर आए और यहाँ पर मीडिया में भी स्पेकुलेशन हो गई है, लोगों में भी है कि जनाब वो इमरान खान को छुड़ा लेंगे। तो मुल्क एक दूसरे के पॉलिसीज में मुदाखलत नहीं करते। लेकिन सर ये दुरुस्त है कि बिल क्लिंटन ने किरदार अदा किया था मियां साहब को भेजने में? जी, मैंने कहा ना, वो एक ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद पे था। वो अगर मियां साहब खुद बयान करना चाहे तो किसी दिन तो आ जाएगी। लेकिन था एक ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद पर, उसमें हुकूमती बात नहीं थी। बिल क्लिंटन से मियां साहब का एक वाकया था जिसकी वजह से वो बिल क्लिंटन से मुतासिर थे। बताना चाहेंगे? नहीं, मैं वो मियां साहब खुद बताना चाहे तो बता देंगे। सही। वो एक बस नहीं, मियां साहब की तारीफ ही होगी ना सर उसमें? नहीं, तारीफ की बात नहीं है। मियां साहब ने की एक बात थी जो बिल क्लिंटन साहब को पसंद आई ज़ाती हवाले से।
और उसका उन्होंने ख्याल रखा। जी। ये सारी बात है। सर वो क्या बात थी, बता रहे था कि पाकिस्तानी अवाम मियाँ साहब को इस चीज के लिए पसंद करें, लेकिन सर बिल क्लिंटन मुतासिर थे मियाँ साहब से, मुतासिर थे मियाँ साहब की जात से, उसका मियाँ साहब के प्राइम मिनिस्टर होने से ताल्लुक नहीं था। उनकी जो जाती हैसियत में उनको पसंद करते थे। जाती हैसियत में मियाँ साहब जाती हैसियत में उनकी बहुत खूबियाँ हैं, लोग उनसे मुतासिर होते हैं। तो बहरहाल वो उस वजह से सब कुछ हुआ। सर अब वो ट्रंप के इमरान खान से वो जाती ताल्लुक या वो जाती हैसियत में पसंदीदगी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पीटीआई के लोग भी अब यही बातें कर रहे हैं ना कि 90s से एक इमरान खान का ताल्लुक है, 80s से इमरान खान का उनसे ताल्लुक है, और जब वो लास्ट टाइम गए थे, जब सदर ट्रंप थे और इमरान खान जब गए थे, तो उन्होंने बाकायदा सेलिब्रिटी के तौर पर उनका इस्तकबाल किया था। तो वो इसी तरह की कुछ कड़ियाँ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला है इधर, वो भी सदर थे, ये वज़ीर-ए-आज़म थे, वो एक रिश्ता और होता है। तो जो मियाँ साहब का और बिल क्लिंटन का ताल्लुक था, वो एक मामले पर जाती बात बन गई थी, जिसका बिल क्लिंटन साहब ने काफ़ी पास रखा उस बात का। सही, और वो आप भी पास रखते हुए आप बता ही नहीं मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मैं हकीकत से मुनासिब सही। सर अब जरा थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए, सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम डेफिनेटली आपने भी देखा होगा, नज़र से गुजरा होगा। आपका भी हवाला देते हुए कह रहे हैं वो कि आपके बकौल जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो नाकाम वजीर आजम भी हैं और वो सदर भी जो है वो नून लीग के नाकाम रहे हैं। क्यों लगता है आपको ऐसा सर? देखिए, मैं एक निजी महफिल थी जिसमें ये बातें हुई, बड़ाई साहब ने लिख दिया है, कोई उसमें मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। आप मई 8 के रिजल्ट देख लें, मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी क्या थी, तो ये पार्टी की नाकामी है। मियाँ साहब तो पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन शहबाज साहब थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वो रहे हैं, पार्टी के सदर भी रहे हैं, उसके बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं। तो जो कुछ हुआ मई 8 को, उसकी फरवरी 8 को, उसकी जिम्मेदारी जो है वो शहबाज साहब पे जाती है। ये तीनों नाकामियाँ हैं मेरी नज़र में। और सर सुहेल साहब ने इसी कॉलम में जो आप कह रहे हैं, एक निजी महफिल में बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत की बात भी की है और साथ ही मुतवक्के वज़ीर आज़म के तौर पर आपका नाम भी लिया है। अब क्योंकि आप रुकने असेंबली नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि बनवा दिया जाएगा, तो आपने शेरवानी रेडी करवा ली है? नहीं, शेरवानी मैंने कभी पहनी नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर तो एक दफ़ा बनवाई थी, सर वो आपका डिफरेंट एक स्टांस था कि मियां साहब के उसमें ओथ लेने के लिए नहीं थी। मैंने ओथ शेरवानी के बगैर लिया था। बाद में एक स्टेट फंक्शन था, बहुत से ममालिक थे, तो उसमें शेरवानी पहननी पड़ी। तो मैं कभी ज़िंदगी में किसी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं रहा, ना प्राइवेटली कभी बात की है, ना पब्लिकली की है। मैं इसमें यकीन नहीं रखता। उसके बाद मेरा एक तजर्बा है सियासत का भी, गवर्नेंस का भी, तो अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तो मैं हाजिर हूँ। प्राइम मिनिस्टर बनना ज़रूरी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बहुत से आए हैं, बहुत से आएंगे इसके बाद। बात यह है कि आप कर क्या सकते हैं। तो आप बगैर ओहदे की भी, बगैर कुर्सी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें इस मुल्क के अंदर। जी ठीक। तो मेरा ये, मैं वड़ाई साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा जिक्र किया, लेकिन मेरा कोई ऐसा, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल गैर आइनी अमल का हिस्सा मैं आप नहीं बनना चाहते, लेकिन क्या आपसे कोई राबता हुआ है इस हवाले से? आपसे कोई बात हुई है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी कभी राब्ता नहीं हुआ। सही। सर आपने अभी एक बात कही कि शहबाज शरीफ साहब की नाकामी है इलेक्शंस के हवाले से, 8 फरवरी 2024 की आपने बात की। तो सवाल ये है कि सर अगर आप पार्टी की नाकामी की बात कर रहे हैं, तो पार्टी के जो इलेक्शंस में सारे मामलात हैं वो मरीम नवाज साहिबा देख रही थी। चीफ ऑर्गेनाइजर उन्हें स्पेशली इसीलिए बनाया गया था इलेक्शंस के सारे मामलात को लुक आफ्टर करने के लिए, वो देख रही थी। तो शहबाज साहब तो इस सारे मामले से, सारे प्रोसेस से दूर थे, तो ये उनकी नाकामी कैसे हुई? नहीं, नाकामी इलेक्शन के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे नहीं होती, जो कुछ आपने किया होता है। पार्टी के सदर शहबाज साहब थे, अपोजिशन लीडर शहबाज साहब थे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज साहब थे। तो जो कुछ फरवरी 8 को हुआ, ये उनकी जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेटिवली किसने इलेक्शन को हैंडल किया, वो पार्टी का, जिसको सदर नॉमिनेट कर दे वो करता है, वो और बात है। लेकिन ये जिम्मेदारी शहबाज साहब को कबूल करनी पड़ेगी। इससे वो मुस्तस्ना नहीं हो सकता। और आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी इस बात का इदराक है? देखिए, वो उस जमात के रूह रवां हैं, अब वो खुद सदर हैं, तो उसके बाद क्यों वो सदर बने, ये उन्होंने शायद इसीलिए किया कि शहबाज साहब
वो लीडरशिप नहीं दे सके जिसकी पार्टी को ज़रूरत थी। सही सर, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाऊंगी, मईशत के हवाले से बात करूंगी। एक तरफ हुकूमत जो है वो मईशत के ट्रैक पर आने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो टैक्स हदफ में नाकामी पर मिनी बजट लाने की फिर बातें हो रही हैं, और मौजूदा माशी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और इस सारे सिनेरियो में मिनी बजट की क्या ज़रूरत पेश आ गई है अभी? देखिए, हमने कोई बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं की हैं, इस हुकूमत की कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई रिफॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी छोटी है कि अगर तेल की कीमत $90 से $80 पे आ जाए तो आपकी इकॉनमी ठीक हो जाती है, 90 से 100 पे चले जाए इकॉनमी ख़राब हो जाती है। आपकी ये कैफियत है हमारी इकॉनमी की। आपकी कोई एक्सपोर्ट की ग्रोथ नहीं है, आपकी GDP में ग्रोथ नहीं है, आपने कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं किया जो मुस्तकिल हो, जो आपको फ्यूचर में ग्रोथ दे सके जी। तो कोई इस हुकूमत का बदकिस्मती से कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिससे आपको ये उम्मीद मिले कि मुस्तकबिल में मईशत ठीक होगी या बढ़ेगी। वहाँ तो ग्रोथ की है ना जी। तो आज भी जो आपकी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव है, जो आपकी एतमाद है इन्वेस्टर का, वो बहुत कम है। और ये एक बड़ी वाज़ेह बात है कि जब तक सियासी इंतशार रहेगा तो आपकी इकॉनमी तरक्की नहीं करेगी। सबसे पहले आपको इस सियासी इंतशार को, इस निफाक को मुल्क में ख़त्म करना है। अब आप देख लें, अमेरिका में इलेक्शन हुआ, कितनी पोलराइजेशन थी, लेकिन सिर्फ एक बात आज दोनों साइडें कर रही हैं, जो सदर बना है वो भी, जो सदर है वो भी, जो उम्मीदवार थी वो भी, कि मुल्क को यूनिफाई करें। हम मुल्क को मज़ीद उसको अंदर निफाक डाल रहे हैं, मज़ीद उस खलीज को बढ़ा रहे हैं। तो जब तक सियासी इंतशार रहेगा मामला दुरुस्त नहीं होंगे। आज हमारी सबसे पहली ज़रूरत इस सियासी इंतशार को ख़त्म करने की। और ये कौन कर सकता है सर? जो मुल्क की लीडरशिप होती है, ये लीडरशिप करती है। हमारे मुल्क में 3 लीडरशिप्स हैं। ये आप आंखें बंद कर लें तो एक आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, और एक आपकी मिलिट्री लीडरशिप है, और एक आपकी जुडिशियल लीडरशिप है। तो ठीक, आइन कुछ और कहता है, यहाँ सबको मामला और तरीके से चलते हैं, लेकिन ये लीडरशिप है। इनको आज बैठ के आगे का फैसला करना, सबको एक साथ बैठ कर फिर एजेंडा तय करें। ये एक दूसरे की मोहब्बत में नहीं, मुल्क की मोहब्बत में एजेंडा तय करें, आपने करना क्या है, और सब मिलकर इम्प्लीमेंट करें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद खान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू कर रहे थे, और इसी मामले को लेकर बढ़ेंगे आगे, क्योंकि आज PTI का स्वाबी में जलसा हो गया है। जलसे में जो कुछ निकात सामने आए हैं इस पर, और मजीद आगे PTI क्या सोच रही है इस पर बात करने के लिए मुझे सेनेटर हामिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हामिद साहब, सबसे पहले तो सर आज PTI ने स्वाबी में जलसा किया, और उम्मीद थी कि कोई लाहे अमल सामने आ जाएगा, बानी के रिहाई के हवाले से कोई फाइनल कॉल दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या सर पसी पर्दा बातचीत चल रही है जिसकी वजह से फाइनल कॉल देने से इज्तनाब किया गया आज? देखिए, मुझे इसके बारे में पूरी तरह इल्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने ये बात तो बताई है कि इस महीने में वो कोई और कॉल देंगे, बानी PTI यानी इमरान खान साहब देंगे कॉल, तो उस सूरत में बहरहाल फिर अगला लाएबल तैयार होगा। अच्छा सर, बार बार वो चाहे वज़ीर आला KP के हों, चाहे दीगर आपके PTI रहनुमा हों या अपोजिशन लीडर हों, मुसलसल कह रहे हैं कि जब निकलेंगे तो सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। इस तरह के मैसेजेस से सर क्या पैगाम दिया जा रहा है? और फिर ऐलान किया गया कि खान साहब को रिहा करवा कर वापस आएंगे, तो ये कैसे होगा? क्या जेल के अंदर दाखिल हो जाएंगे? देखिए, ये तो एक एक्सप्रेशन है जो गुस्से का है, और बहुत पार्टी के अंदर, पार्टी के वर्ष के अंदर बहुत गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि बेवजह और झूठे और बेमानी किस्म के मुकदमात बनाए जा रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और उनकी फैमिली, उनकी बेगम के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं। तो उससे लामहला पार्टी के अंदर और पार्टी के कारकुनों में गुस्सा बढ़ रहा है। आखिर किसी चीज़ की कोई हद भी होती है। उनके बेशतर केसेस में ऑलरेडी बेल हो चुकी है, या
उन केसेस में बेशतर में वो बरी हो चुके हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आखिरकार क्या रास्ता रह जाएगा जब आपने आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से आप किसी को नहीं आज़ाद करने को तैयार, रिलीज़ करने को नहीं तैयार, तो फिर आखिरकार अपने गुस्से का कोई ना कोई तो इजहार किसी ना किसी अंदाज से तो करेंगे ही ना। और सर ये इम्कान है कि क्या अडियाला जेल के अंदर कारकुनान के साथ घुस जाए? मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा काम करेंगे जो कानून के खिलाफ हो। सही। अच्छा सर, अभी कुछ दिनों पहले अमेरिकन इलेक्शन से इनफैक्ट पहले एक तासुर पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से ये दिया गया कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप आएगा और यहाँ इमरान खान रिहा हो जाएंगे, अमेरिका की मुदाखलत होगी। फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हो गए उसके बाद भी कुछ मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आए, लेकिन सर उस सिनेरियो का नतीजा ये निकला कि आज सवाबी के जलसे में, पीटीआई के जलसे में, पाकिस्तानी एक जमात के जलसे में हमने अमेरिका का झंडा देख लिया लहराते हुए। सर देखिए, किसी ने अपने तौर पे लहराया होगा, उसका ताल्लुक हरगिज़ पीटीआई की कोई ऑफिशियल पॉलिसी से नहीं है, और ना ही मैं समझता हूँ जो इस बात पर ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं वो शायद चंद बैनुल-अक़वामी हकीकतों को नहीं समझते। कभी कोई भी मुल्क का सरबराह जो है वो अपने मकासद या अपने मुल्क के मफाद से हटकर कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करता। लिहाजा ये कहना कि फ़लाँ के सदर बनने से ये हो जाएगा या ये नहीं होगा, मेरे ख्याल में ये क्या सराहियाँ हैं। लेकिन हामिद खान साहब, नैरेटिव भी तो आप ही की जमात से उठा ना, फिर उसके बाद अगर जो लेकर भी आया आपके जलसे में वो भी फिर इसी नैरेटिव को बाई करते हुए लेकर आया। सर कल मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से बात कर रही थी तो वो भी यही बता रहे थे कि अंडर कंसीडरेशन है मौलाना साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात। तो सर क्या इमरान खान साहब ने मौलाना से मुलाकात के लिए कोई मैसेज भिजवाया है या कोई तीसरा शख्स है जो चाहता है कि इमरान खान साहब की और मौलाना साहब की मुलाकात हो जाए? ये मेरे इल्म में नहीं है। अगर उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है तो उसमें शायद कोई हकीकत हो। बात ये है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। सिर्फ हमने ये कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने 8 फरवरी को हमारी सीटें चोरी की हैं उनके साथ हमने बातचीत नहीं करनी। बाकी तो दरवाजे हमारे खुले हैं, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी से हम बात करने को तैयार है। सही। और पार्टी के अंदर अभी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है सर कि मौलाना साहब से मुलाकात होनी है? देखिए, मौलाना से पहले भी हम मुलाकातें हमारे नुमाइंदे करते रहे हैं उनके साथ। जब इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई ना, लेकिन बात थी जी, इमरान खान साहब की मुलाकात थी। क्यों, इमरान खान साहब की मुलाकात तो वैसे भी मिलना बहुत मुश्किल है। मैं भी 2-3 दफ़ा बगैर मिले वापस आया हूं और उन्होंने जानबूझ के मुलाकात नहीं होने दी। इसी तरह से और भी हमारे जो कारकुनान हैं पार्टी के, उनको बाज़ औक़ात इमरान खान से जानबूझ कर नहीं मिलने दिया जाता। तो ये जो पॉलिसी है इस मौजूदा हुकूमत की, उसमें इमरान खान साहब को अपने ही वर्कर से दूर रखा जाता है, अपने ही जो कलीग्स या पार्टी के जो साथी हैं उनसे दूर रखा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं इस वक्त? कोई इसमें पॉलिसी तो वाज़ेह तौर पर बनाई नहीं जा सकती। हाँ, इमरान खान साहब आज़ाद हों फिर ही इसके बारे में वाज़ेह पॉलिसी बन सकती है कि किन को मिलना, और सर आपकी अपनी पार्टी की क्या पॉलिसी है हामिद खान साहब? जी, इसको भी जरा क्लियर कीजिएगा क्योंकि हम देखते हैं जितने भी अभी तक आप लोगों के जलसे हुए। जी, मैं सवाल भी करेंगे साथ साथ। सर अभी तक आपके जितने भी जलसे हुए वहाँ पर हम देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर जो कि आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं, पहले वो आते हैं, वो खिताब करते हैं और फिर उसके बाद मरकज़ी खिताब जो होता है वो वज़ीर आला का होता है। इनफैक्ट अगर कोई लाहे अमल भी आगे का देना हो, कोई कॉल देनी हो, कोई बात बतानी हो, वो भी वज़ीर आला ही कर रहे होते हैं। तो सर ये क्या पार्टी की हायरार्की किस तरह से चल रही है? पार्टी के सरबराह नहीं जो चीज़ें अनाउंस कर रहे होते हैं वो वज़ीर आला कर रहे होते हैं। देखिए, वक्त की बात है। बास का जहाँ अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई जलसा होगा तो जाहिर है वहाँ के हमारे सबसे बड़े नुमाइंदे तो वहाँ के वज़ीर आला है, तो वही बात करेंगे, वही पॉलिसी का जो है ऐलान करेंगे।
लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं, कोई इतनी स्ट्रिक्ट लाइन नहीं है कि कौन सी पॉलिसी कौन अनाउंस करेगा। इस मामले में ऐसी कोई इस किस्म की हमने लाइनें मुकर्रर नहीं की हुई हैं। लेकिन सर इस्लामाबाद में तो वज़ीर आला वो KPK के हैं, लेकिन इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि मरकज़ी खिताब जो है वो बड़ी देर से पहुंचे थे, लेकिन पहुंचकर फिर अली अमीन गड्डापुर साहब ने मरकज़ी खिताब किया था। चेयरमैन थे मौजूद पार्टी के, लेकिन उन्होंने पहले खिताब किया। कोई बात नहीं है, तो ये बातें तो पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं। प्रोग्राम में साथ ही मौजूद रहिए हामिद खान साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब। वो कहते हैं कि गैर मुल्की सफारत खानों से राब्ते में है और मौजूदा सूरत हाल से इन्हें आगाह कर रहे हैं। तो क्या उनसे किसी किस्म की मदद तलब की जा रही है? और सफारतकारों से मिलने पर PTI सियासतदानों पर आप लोग गद्दारी के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, आज खुद बाकायदा तौर पर मुलाकातें हो रही हैं। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल अगर उन्होंने कहा तो आप उनसे पूछ लें। वैसे ये मिलना चाहिए सर, राय क्या है आपकी, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ, क्योंकि यही वो PTI है ना जो इससे पहले जब ऑपोजिशन के लोगों की सिफारतकारों से अगर कोई मुलाकात होती थी तो मुल्क से बाकायदा गद्दारी के इल्ज़ामात लगा दिए जाते थे। आज अगर ये मुलाकातें होती हैं तो आपकी नज़र में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुलाकातें जो हैं वो अपने मुल्क में आए हुए जो दूसरे मुल्कों के सफ़ीर या और हैं उनके साथ मुलाकातें तो कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। एक सियासी जमात के लोग अगर मिल लेते हैं, सवाल ये है कि उस मुलाकात से कोई ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए जो मुल्क के लिए मुनासिब ना हो, ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए मुनासिब ना हो, वो बात ज़रूरी है। बाकी एक मुलाकात, एक ताल्लुक़ रखना वो तो एक वैसे ही ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो हुकूमती नुमाइंदे हों चाहे अपोजिशन के नुमाइंदे हों। वो इस किस्म की इखलाकी एक उनसे राब्ता रखने में कोई हर्ज नहीं है। और सर अगर कोई है मुल्क में तो उनसे मुलाकात भी की जाए और मुलाकात के साथ साथ फिर जो आपके मुल्क के अंदरूनी सियासी और दाखिली आपके मसाइल हैं वो भी उनसे डिस्कस किया जाए और लामहला उनको इस चीज़ पर कायल भी किया जाए कि वो आपकी मदद भी करें। मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई बात हुई होगी। ये खामखा के इल्ज़ामात हैं और बहुत ही झूठे इल्ज़ामात इस हुकूमत के वज़ीर इत्तलात लगाते रहते हैं और भी जो वज़ीर हैं सर ये वज़ीर मैं इसीलिए वज़ीर इत्तलात को कोड ही नहीं कर रही हूँ, मैं कोट कर रही हूँ सलमान अकरम राजा साहब को। तो उनसे पूछ लीजिएगा ना, मेरे इल्म में नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक सर, क्योंकि आपकी जमात के ही रहनुमा हैं और उनका स्टेटमेंट है, सीनियर रहनुमा है, वो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी क्योंकि आप अनदर सीनियर रहनुमा इनफैक्ट पायनियर्स में से हैं। सर मुझे बताइए कि PTI ने जी सेक्रेटरी इत्तलात तो नहीं होना कि मैं जवाब दूं इस चीज़ का। मैं जी बताइए सर। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि PTI ने जो फाइज ईसा साहब साबिक चीफ जस्टिस लंदन पहुंचे, उनकी आमद पर एहतजाज किया, इस दौरान फिर एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया। अब उसी से रिलेटेड हुकूमत ने 23 पाकिस्तानियों के नाम दिए हैं पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में और उनकी हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को ख़त भी लिख दिया गया है। तो हामिद साहब, क्योंकि आप कानून भी अब जानते हैं सर, तो क्या इन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है? ये बिल्कुल गलत किया है इन्होंने। देखिए ना, जो भी वाक़या पेश आया है वो वहाँ ब्रिटेन में पेश आया है। ब्रिटेन में वो जो हमारे शहरी हैं वो कानूनी तौर पे मौजूद थे, चाहे ब्रिटिश शहरी थे या पासपोर्ट या वहाँ पर वीज़े पे गए थे। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का या वहाँ की लोकल पुलिस या लोकल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम है कि जो एक्शन लेना है ले। उसमें सवाल ये होगा कि वहाँ के कानून के मुताबिक कोई चीज़ ऐसी तो नहीं की जिससे कि कोई गैर कानूनी अमल हुआ हो। अगर हुआ हो तो फिर वहाँ की पुलिस का काम है, वहाँ की जो है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम है कि एक्शन ले उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने वहाँ का कानून जो है उसके ख़िलाफ़ कोई अमल किया हो। तो इस तरह से इनको इधर बुला लेना, उन पर एक इल्ज़ाम लगा देना, जबकि सारी बात जो है वहाँ के लोकल जो है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम है आइडेंटिफाई करना और ये बताना कि उनके कानून की कहाँ खिलाफ वर्जी।
और सर केपीके के हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि वहाँ पर हुकूमत ने आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ FIR कटवाने का ऐलान किया। तो सर मैं क्योंकि आप, मुझे लगता है आपसे बेहतर कानून को कोई नहीं जानता, इसलिए मैं कानूनी मामलात पर आपसे बात करूँगी। क्या सर ये मुमकिन है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्लामाबाद के खिलाफ FIR कटवा दे? देखिए, किसी के खिलाफ FIR कटवाई जा सकती है अगर उसने कोई गैर कानूनी अमल किया हो, तो इस पर डिपेंड करता है। इसमें ये नहीं कि किसी को कोई इम्यूनिटी हासिल है IG को। अगर उसने कानून तोड़ा है, किसी पर तशद्दुद किया है और किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो उस सूरत में उसके खिलाफ FIR काटी जा सकती है। इसको कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है। सही। सर आखिर में मुझे बताइएगा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला और सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं। PTI इसकी मुखालिफत तो करती रही है, लेकिन अब तक अदालत नहीं गई है। तो क्या कोई इरादा है या बस फिर इसी तरह से चलता रहेगा कि टॉक शोज में बात होती रहे इसकी मुखालिफत में, दैट्स इट, या जलसों में बात होती रहे या ट्विटर्स पे बात होती रहे? मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसको चैलेंज किया है। मैं अभी तक, मुझे क्लियर नहीं है कि PTI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ कि हाई कोर्ट्स में, ये अभी तक मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी ने पिछले दिनों किया, अब अख्तर मैंगल साहब की पार्टी जो है उन्होंने किया है। लेकिन मैं समझता हूँ उसमें जो सफ़े अव्वल में जिन्होंने इसको चैलेंज करना है। जी सर, आप नाम ले रहे थे तो मैं बता रही थी आपको, अख्तर मैंगल साहब, मुस्तफा नवाज खोकर साहब। जी जी जी, उन्होंने किया। तो हर शहरी का राइट है, हर सियासी जमात का राइट है, हर सिविल तंजीम का ये हक हासिल है। इसलिए इसको तकरीबन सब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया है। तो इस मामले में बलोचिस्तान बार हाई कोर्ट बार ने किया है, लाहौर हाई कोर्ट बार ने किया है, और भी बेशतर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने। कोई हर्ज नहीं है, हर एक का राइट है, क्योंकि ये आइन जो है वो आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है, आइनी तरमीम। लिहाजा इसको कोई भी कर सकता है, कोई सियासी जमात, कोई भी सिविल तंजीम जो है, इंसानी हकूक़ की तंजीम जो भी है, वो उसको पूरा राइट हासिल है पाकिस्तान के शहरी होते हुए, पाकिस्तान के आइन के मुहाफिज होते हुए कि उसको करें। और हामिद खान साहब, गालिबन आप लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से पेश भी होंगे अदालत में इस सारे मामले को लेकर, तो आपको उम्मीद है किसी रिलीफ की सर, या जो दरखास्त आप लेकर जा रहे हैं उस पर सुनवाई की? ये तो वक्त बताएगा। मैं समझता हूँ अभी तक लग चुकी होनी चाहिए थी। पहले यही ख्याल था कि 4 वाले हफ्ते में लग जाती, लेकिन वो नहीं लगी। अब 11 वाले हफ्ते में अभी तक फाइनल तो नहीं हुई है, लेकिन अभी तक तो कोई खबर नहीं है उसके फिक्स होने की। हम उम्मीद रखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब और जो उनके साथ कमेटी है वो इस केस को, क्योंकि बहुत अहमियत का हामिल ये केस है, एक तो इसमें ज़रूरत है कि इसमें फुल कोर्ट बिठाई जाए, क्योंकि आइनी तरामीम को जब चैलेंज किया जाता है, इससे पहले हमारे पास जो नज़ीरें हैं उसमें फुल कोर्ट बैठती है। तो हम यही इस मामले में तवक्को करते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से और उनके साथ जो कमेटी है उनसे कि वो फुल कोर्ट बिठाएंगे, और जितनी भी अभी तक पिटीशंस आ चुकी हैं 26वीं तरमीम के खिलाफ, उनको इकट्ठे सुना जाएगा। और सर ये तवक्को है या ये मुतालबा है कि फुल कोर्ट ही सुने, या कोई भी बेंच होगा और अगर केस उसके सामने लग जाता है तो फिर वहीं चलता रहे? तो ये तवक्को कर रहे हैं या मुतालबा कर रहे हैं? नहीं, हमारा मुतालबा है हर तरह से। मैं समझता हूँ जब तक ये फुल कोर्ट ना हो तब तक ये केस बहस नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी अहमियत इतनी है, गोस टू द रूट ऑफ द मैटर जिसको कहते हैं। और उससे पहले 2015-2010 में जब ये 18वीं तरमीम या उसके बाद 21वीं तरमीम चैलेंज हुई थी तो फुल कोर्ट ने सुनी थी। तो कोई वजह नहीं कि फिर भी जब भी तरमीम जो है वो चैलेंज होती है तो फुल कोर्ट का ही बेंच बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हामिद खान साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे और इसी मामले को लेकर चलेंगे आगे। सेनेटर अफनान उल्लाह, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया आपका अफनान साहब। सबसे पहले तो आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, उस पर आपका रद्द अमल जानना चाहूँगी। 25 कीमती जानें
दहशतगर्दों ने छीन ली हैं, शहीद हो गए हैं। वजीर दाखिला साहब इन दहशतगर्दों को एक SHO की मार कहा करते थे, क्या हुआ उसका, क्यों काबू नहीं कर पा रहे हैं? बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर रही है सर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जो बम धमाका रेलवे स्टेशन में क्वेटा में हुआ और उसमें जो कीमती जानें जो गई हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में ऊंचा मुकाम दे। और ये एक बुज़दिलाना वाक़या है। उसकी वजह ये है कि जो हमला किया गया आपने एक रेलवे स्टेशन में किया जहाँ पे औरतें भी थीं, बच्चे भी थे और लोग भी थे, और इस तरह एक पब्लिक प्लेस पे धमाका करना जो है वो कोई ऐसी आइडियोलॉजी जो है वो नहीं कर सकती जिसके अंदर कोई मोरालिटी मौजूद हो। इस तरह जो है वो धमाके में इनडिस्क्रिमिनेटली बहुत सारे लोग जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता वो भी आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक मामला है और इसके ऊपर हुकूमत जो है वो बड़ा इसको सीरियसली ले रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उधर के हालात जो हैं वो उधर कुछ मामला ठीक नहीं है और उनको बेहतर करने के लिए जो है वो हुकूमत अब तमाम रिसोर्सेज जो है उनको बुरेकार लाएगी और इंशाल्लाह जो है हम वहाँ पे। मुझे ये बताइए सर, ये इस्लामाबाद में पिंडी में रास्ते क्यों बंद किए गए हैं अफनान साहब? सेक्शन 144 लगा दी गई है, रास्ते वगैरह बंद कर दिए हैं सारे, तो ये PTI की मुमकिना कॉल की वजह से हुआ है या कोई और रीज़न है इसका? देखिए, मैं तो आज इस्लामाबाद में काफ़ी देर घूमता रहा हूँ, तो मुझे जो 2 जगहों पे रास्ते बंद हैं वो 2 जगहों पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एक सरीना चौक में और एक ये जो F9 पार्क वाली जगह है। मगर उसके अलावा तो बाकी सारा इस्लामाबाद ब्लू एरिया क्यों बंद है सर? मैं तो तकरीबन आप समझ। हाँ जी, एक्सप्रेस चौक भी बंद है वैसे, ब्लू एरिया भी बंद है वैसे, पिंडी में दफ़ा 144 नाफिज है। नहीं, ब्लू एरिया के ऊपर जो है वो मतलब कि हो सकता है कोई एक सर्टन जगह बंद हो, लेकिन मैं ब्लू एरिया से होके आया था उस वक्त वो खुला। अभी इस वक्त ना बंद कर दिया हो, लेकिन मेरा देखें, अगर कोई भी इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का प्लान बनाएगा तो ये जिम्मेदारी है हुकूमत की और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की कि वो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं और उनकी जानें उनको हिफाजत करें। तो उसके लिए जो भी इक़दाम उठाए जाएंगे वो तो ये इक़दाम जो है स्पेसिफिकली इसी वजह से लिए गए हैं। पिंडी में दफ़ा 144 इसीलिए नाफिज की गई है। देखिए, हमें इस बात का ख़तरा तो है। आपने आज अगर उनकी स्पीच सुनी है अली अमीन गंडापुर साहब की, तो आप मुझे बताएं ना कि वो मतलब मरने मारने की बातें हो रही हैं, हमला करने की बातें हो रही हैं, कफन की बातें हो रही हैं, तो अब आप मुझे बताएं ना एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बातें करे अपने वर्कर्स को जो है सर वो तो वेट कर रहे हैं खान साहब की कॉल की, आपने तो उसका भी इंतजार नहीं किया। गुमराह 144 भी लगा दी, यहाँ भी रास्ते बंद कर दिए। वो तो वेट कर रहे हैं कि अभी इमरान खान साहब उसकी फाइनल कॉल देंगे। खैर मुझे ये बताइए सर, सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में उनकी जमात जो है वो गैर मुल्की सिफारत खानों से राबते में है। इस सूरत हाल को देखते हुए क्या हुकूमत अपनी हिकमत अमली बनाएगी? देखिए, जो PTI है, वैसे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात का इख्तियार है कि वो अपनी कैंपेन वगैरह एहतजाज कर सकते हैं और PTI ने ये राइट एक्सरसाइज भी किया है। मगर PTI को इनका एक यूनिक क्या कहते हैं मामला इस तरह है कि ये एहतजाज एक तरफ होता है, ये उन कुव्वतों के साथ जाके मिल जाते हैं जो पाकिस्तान की दुश्मन है और फिर उनके साथ मिलकर ये कॉन्स्पायर करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अब वो चाहे इजरायली लॉबी हो चाहे इंडियन लॉबी हो, ये सब इनसे कनेक्टेड है और उधर से फंडिंग भी आती है, उधर से जो है वो इंडोक्ट्रिनेशन भी आती है और ये जो है ये व्हीकल बनते हैं पाकिस्तान में उन पॉलिसीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये उसका अगर उन्होंने ये बात की है तो ये बात इस बात को वो मान रहे हैं कि ये मामला इसी तरह चलाया जा रहा है। सर अगर इसके सबूत मौजूद हैं अफनान साहब, ये तो आप बड़ी संजीदा बात कर रहे हैं सर। अगर इसके सबूत मौजूद हैं तो पाबंदी लगाएं। देखिए, सबूत तो फॉरेन फंडिंग के बाद मुझे बता देना किस चीज़ की जो है गुंजाइश रह गई है। रंजीत सिंह से पैसा लिया, रुमीता शेट्टी से पैसे लिए, ये बात प्रूव हुई, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो मूव हुए, ये बात प्रूव हो गई और उसके बावजूद जो है वो आपके सामने है तमाम तर मामला। तो ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इस तरह की एक पार्टी जो है वो बाकायदा मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए कामज़न है, क्योंकि उनका लीडर जेल में, तो इसलिए पूरा मुल्क तबाह हो जाए।
ये तो कोई बात ना हुई। इससे पहले इस मुल्क के अंदर सियासी कारकुनों ने, सियासी लीडरों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जेले गए हैं, उसके बावजूद इस तरह का कोई काम नहीं किया जो ये कर रहे हैं, और ये और बड़ी बेशर्मी के साथ ये काम कर रहे हैं और रुक भी नहीं रहे। ये सर, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ना रेफरेंस भी आप लोगों ने आगे भेजना था, लेकिन वो फिर आप लोगों ने ही नहीं भेजा ना। अब मुझे बताइए कि जो जैसी वहाँ डोनाल्ड ट्रंप हमने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि जो अमेरिका सुप्रीम में कोर्ट के हालात थे वो आपको मालूम ही है। सही, तो अब किसने रोका हुआ है? नहीं, वो अब स्ट्रेटजी बनेगी इसके ऊपर, लेकिन पहले तो आपको मालूम है कि वहाँ पे हम ख्याल बेंच बना के जो ये लोग कर रहे थे, अगर हम भेज देते तो ये वहाँ से ग्रीन चिट मिल जाती और रेफरेंस भेजेंगे आप लोग। अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये हमारी जो भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी उसके अंदर इसके ऊपर गौर जरूर करेंगे। सही, अब मुझे बताइए सर कि डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब होते ही हुकूमत में बड़ी हलचल सी मच गई है। अब रोजाना की बुनियाद पर हुकूमती वज़रा बयानात दे रहे होते हैं, एहसन इकबाल साहब स्टेटमेंट्स देते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब स्टेटमेंट्स देते हैं, तो इतनी ज़्यादा क्या अशद ज़रूरत पड़ गई है कि रोज़ाना इस टॉपिक पे बात की जाए, रोज़ाना इस पर बयानात दागे जाएँ? सर देखें, ये जो है, ये बयानात वगैरह जो हैं, ये इन रिएक्शन आते हैं जो पीटीआई कैंपेन चला रही है कि जी हमें जो है वो बड़ा रिलीफ मिल जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। उसके तनाजुर में लोग फिर जवाब देते हैं। वैसे मेरा ذاتی तौर पे ख्याल ये है कि पीटीआई जो कहती थी कि जी हम एब्सोल्युटली नॉट है और क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, ये वाली बातें करती थी, आज वो जो है वो सारे पाकिस्तान में जो है वो घूम रहे हैं और कह रहे हैं उनके लोग कि जी अब अमेरिका से जो है हमें मदद आ जाएगी। मतलब इससे ज़्यादा बड़ी मुनाफकत मैंने बड़ी कम होती है। इतनी खुली मुनाफकत है ये, और मुझे अफसोस होता है उन लोगों पे जो इनको फॉलो करते हैं, उनको ये चीज़ नज़र भी नहीं आती। और सर, आपके जो लोग कर रहे हैं, जो ट्रंप के खिलाफ ट्वीट्स किए हुए थे वो डिलीट कर रहे हैं, वो उसको क्या कहेंगे आप? देखें, किसी इंडिविजुअल ने अगर कोई इस तरह का मामला किया है तो वो उसका है। सियासत के अंदर आप मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स को जो है वो उनको आप कोर्ट भी करते हैं, आप उनके कोई वाक़या को भी रेफ़र कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे हों, हम हर लिहाज से उसको बेहतर करना चाहते हैं, और जो नए सदर आए हैं उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं सदर बनने पे, और हम उम्मीद रखते हैं कि उनके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों की बनती है कि तमाम ममालिक के साथ जो डिप्लोमेसी है या जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे रखे जाएं, बेहतर रखे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर अफनान साहब थे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन मैं बात करूंगी कि हो गया है वो जिसका खदशा था। इंडियन क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का दौरा न करने के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। ये दावा हुआ है, क्रिकेट की बड़ी मोतबर वेबसाइट है क्रिक इन्फो, इनकी तरफ से किया गया है। इनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया है कि उन्हें भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान टीम को ना भेजने का कहा गया है। और यही रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के इनकार के बाद अब आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुतबादिल प्लान पर काम करना होगा और हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और यूएई या श्रीलंका में ये मैचेस हो सकते हैं। लेकिन कल चेयरमैन पीसीबी ने हाइब्रिड ऑप्शन को एग्जैक्टली मुस्तरद कर दिया था। हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। अब नाज़रीन, अगर आईसीसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाता है तो पीसीबी बेबस हो जाएगा। खैर, इंडियन क्रिकेट टीम के पाकिस्तान न आने के पीछे कोई वजह तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये बातें और ये इत्तलात ज़रूर गर्दिश कर रही थी कि इंडियन हुकूमत हमेशा की तरह सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेगी। लेकिन यहाँ ज़रा आपको कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताते हैं, और इंडिया का जो मुनाफिकाना चेहरा है, जो तासुबाना झूठ का चेहरा है, उससे भी ज़रा नकाब उतारते हैं। जो इंडियन हुकूमत अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान न भेजने के ड्रामे करती रहती है, इसी इंडिया की ब्लाइंड क्रिकेट टीम इसी माह पाकिस्तान आ रही है। पिछले हफ्ते ही भारतीय वजारत खेल ने इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए NOC जारी किया है, जो इसी महीने 23 तारीख से शुरू हो रहा है। सिर्फ यही नहीं है, अभी इंडिया के दोगलेपन और क्रिकेट को सियासत की नज़र करने की साजिश से ज़रा मज़ीद पर्दा उठाते हैं ना,
गुज़िश्ता महीने अक्टूबर में ही इंटरनेशनल फाइट टूर्नामेंट के लिए इंडियन दस्ता पाकिस्तान आया था। इसी साल यानी फरवरी में इंडियन टेनिस टीम डेविस कप ग्रुप 1 टाई मुकाबलों के लिए पाकिस्तान आई थी। पिछले साल यानी जनवरी 2023 में इंडिया की बेसबॉल टीम वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आई थी। 2020 में पाकिस्तान में हुए पहले कबड्डी वर्ल्ड कप में इंडियन कबड्डी टीम लाहौर के अखाड़े में उतरी थी। यानी गुज़िश्ता 4 सालों में इंडिया की 4 मुख्तलिफ टीम्स पाकिस्तान आ चुकी हैं। फिर अब ना आने का जवाब क्या बनता है भाई, सिवाय सियासत और तासुब के। इसके बावजूद भी जब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट टीम के ना आने की बातें होने लगी तो पाकिस्तान ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से इंडिया के तमाम मैचेस एक ही शहर यानी लाहौर में रखने का फैसला किया। पीसीबी ने बीसीसीआई को ये भी ऑप्शन दिया कि इंडियन टीम हर मैच के बाद चंडीगढ़ जा सकती है वापस या दिल्ली जा सकती है, लेकिन इंडिया की तरफ से इस ऑप्शन को भी मुस्तरद कर दिया गया। कुल मिलाकर इंडिया ने पाकिस्तान के मुस्बत रवैये, जेंटलमैन पॉलिसी, क्रिकेट को सियासत से अलग रखने की ख्वाहिश और खैर सगाली के पैगामात का जवाब अपनी रिवायती नफरत और दुश्मनी के अंदाज में दिया है। 1996 में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप और 2008 के एशिया कप के बाद बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को एक मरतबा फिर पहली मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिली है, जो 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों यानी कराची में होगी, लाहौर में होगी और रावलपिंडी में होगी। टूर्नामेंट के लिए 6 ममालिक ने टीम्स पाकिस्तान भेजने की तस्दीक भी कर दिया, लेकिन इंडिया हर मरतबा की तरह पाकिस्तान की खुशी के रंग में भंग डालने की आदत से मजबूर होकर इस बार भी बाज नहीं आ रहा। इंडियन क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2008 के बाद से पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेला। 2012 और 13 सीजन में पाकिस्तान के दौरे भारत से दोनों ममालिक के दरमियान कोई 2 तरफा सीरीज नहीं खेली गई, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंडियन हुकूमत, मोदी की हुकूमत और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी है। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।